100 यात्रा चैनल पर सभी का स्वागत। कल हमने पढ़ लिया था कि सिकंदर भारत में आता है और आके वो पहले आम्भी आत्मसमर्पण करता है और उसके बाद राजा पोरस से उसकी लड़ाई होती है। पोरस युद्ध हार जाता है। उसके बाद सिकंदर से पोरस को माफ़ी मांगने के लिए बोलता है और माफ़ी मांगने से पोरस मना कर देता है। कहता है स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना होगा मुझे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। इसकी वीरता से खुश होकर सिकंदर उसे छोड़ देता है पोरस को, और उसकी पत्नी रेक्सोना जो है वो पोरस को राखी बांधती है। अब देखो क्या रहा, यहाँ से ये हो गया कि तीनों का अब सहयोगी हो गए, पोरस, सिकंदर और आम्भी। सिकंदर आया पश्चिमी भारत से, आम्भी तक्षशिला का राजा, उसने समर्पण कर दिया, वो उसका मित्र बन गया। पोरस जिसे सिकंदर की जो घरवाली थी रेक्सोना पत्नी, उसने राखी बांधी, वो भी इसका रिश्तेदार हो गया एक तरीके से। अब तीनों का एक गुट बन गया और इन तीनों का अगला टारगेट था मगध। सिकंदर चाहता था कि वो मगध जाए। इसी समय जो चाणक्य थे, गुणी पुत्र चाणक्य, जो तक्षशिला में उस समय प्रोफेसर थे, वो इस बात को भाप जाते हैं और उसे लगता है कि अब भारत का अस्तित्व खतरे में है और वो घनानंद के दरबार में जाते हैं। उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि एक सिकंदर आ रहा है और ख़तरा है और कुछ हो सकता है। लेकिन घनानंद बिल्कुल घमंडी किस्म का इंसान था, अय्याश इंसान था, किसी की सुनता नहीं था। वो चाणक्य की चोटी पकड़कर उसे बाहर फिकवा देता है, निकलवा देता है। और तभी चाणक्य प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं लूँगा तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। वो वापस आ जाते हैं। उनके एक शिष्य जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी माताजी का नाम मौरी था, इसलिए उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा। उसे वो सिकंदर की सेना में फिट करता है। एक सैनिक का मर्डर करवा देता है और उसके कपड़े पहनकर सिकंदर उसकी सेना में फिट हो जाता है, क्योंकि वो सेना सिकंदर भी लेके आया था, आम्भी की भी सेना मिली हुई थी, तो आम्भी की सेना के नायक के रूप में उसमें फिट हो जाता है। और अब चाणक्य क्या करते हैं, अब चाणक्य यहाँ पर लेते हैं अंधविश्वास का सहारा। उन्होंने अंधविश्वास फैला दिया कि सभी किसके माध्यम से, चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से, कि सिंधु पार की जो भूमि है वो पवित्र भूमि है। यदि आप व्यास नदी को पार करेंगे, सिंधु नदी को पार करेंगे, जो व्यास सिंधु की सहायक नदी है, तो उसे करने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अंधे हो जाओगे, यहाँ तक कि आप पागल भी हो सकते हो और अनेक विभिन्न आपदाएं भी आ सकती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो चाणक्य जो था वो जहर विद्या में निपुण था। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये भोजन में धीमा जहर मिला देता है और इसका लगभग एक हफ्ते बाद, 7-8 दिन बाद उसके असर दिखना शुरू होता है और फौज थकी हुई थी, लोग मरने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे उस जहर से। फौज थकी हुई थी, टेंट में थी, काफ़ी दिनों से टेंट में रह रही थी, घर की भी याद आ रही थी, और ये सारी चीज़ें भी वहाँ प्लस पॉइंट का काम करती हैं और लोग मरने भी शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। अब ये क्या करता है, ये लगातार अफवाह फैलाता रहता है। पहले किसी भी सैनिक को लेकर सिंधु नदी के किनारे जाता है, जिन्हें जिन्हें जहर दे रखा था वो आते हैं, मर जाते हैं 2-4 दिन बाद, तो इनमें अफवाह बहुत तेज़ी से फैल जाती है, घबरा जाता है। घबरा के कहते हैं कि अब हम वापस चलेंगे। इसी समय ठीक एक प्लस पॉइंट और होता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ जाती है। अब सिंधु नदी में बाढ़ भी इसमें प्लस पॉइंट का काम करती है। वो कहता है कि भगवान रुष्ट हो गया है और अब हमें वापस चला जाना चाहिए। इसी समय अब दूसरी अफवाह फैलाता है चाणक्य। अब कहता है कि जो धनानंद है, जो नंद वंश का अंतिम शासक है, जो मगध सम्राट है, उसकी सेना में हाथी बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जो सिकंदर था ये आया था यूनान से, इसकी सेना में घोड़ों की भरमार थी, तेज़ तर्रार घोड़े थे, काफ़ी दूर से सफ़र करके आ रहे थे वो। लेकिन हुआ क्या, अब उसे ये डरा दिया गया कि हाथी पे बैठ के युद्ध करना आसान होता है और वो घोड़ों पे आसानी से मार देंगे, और घोड़े के जो हाथ हैं, सैनिकों के हाथ हैं, वो हाथी तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसमें हाथी हाथी हैं। इससे सिकंदर की सेना और डर जाती है और वो निर्णय ले लेती है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बाकी का थर्ड पार्ट में समझाया जाएगा। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक करें। धन्यवाद।